नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीपीएस क्लासेज में। हम इस लेक्चर की सीरीज में नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। ये प्लांट पैथोलॉजी की पहली क्लास होगी। इसमें हम हिस्ट्री को एक बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट टाइप से पढ़ेंगे, जिसमें हम शुरुआत में 20 साइंटिस्ट यानी कि 20 वैज्ञानिक जो प्रोमिनेंट हैं हिस्ट्री में, उनके बारे में ध्यान देंगे। उसके पहले एक बहुत अच्छी बुक लिखी है, ये पैथोलॉजी पे बेस है, प्लांट पैथोलॉजी पे। तो उसके अनुसार देखते हैं। एक बुक का जिक्र आता है हिस्ट्री में, जिसका नाम है वृक्षायुर्वेद। वृक्षायुर्वेद जो लिखी है सुरपाल नामक व्यक्ति ने। इनको महर्षि भी बोल सकते हो, ठीक है। सुरपाल नामक व्यक्ति ने, जो आदिम इंडिया, एंसेंट इंडिया, पुराने टाइम में ये बुक बहुत फेमस थी। और ये बुक हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि ये पहली बुक है जिसमें इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है? पादप रोगों की। दुनिया की पहली बुक है जिसमें किसके बारे में सूचना दी है? पादप रोगों के बारे में सूचना अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेड है, जिसका नाम है वृक्षायुर्वेद, ठीक है। और इसके राइटर कौन है? सुरपाल। तो ये आपको एक ध्यान रखनी। उसके अलावा हम साइंटिस्ट में चलते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। बहुत सारे साइंटिस्ट है पादप रोग विज्ञान, प्लांट पैथोलॉजी में, लेकिन हम यहाँ पर ओनली 20 साइंटिस्ट का अध्ययन करने वाले हैं, जिससे क्वेश्चन बनते हैं या बनने के चांसेस हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट शुरू करते हैं, पीए माइचेली। आपने सुना होगा इनका नाम, ठीक है। फाउंडर है माइकोलॉजी के, यानी कवक विज्ञान के जनक हैं। कवक विज्ञान के जनक कौन है? पीए माइचेली। माइचेली या माइकेली, आपको सुविधा अनुसार जो भी लगे आप बोल सकते हैं। और ये पहले पर्सन है। इसी के साथ फादर ऑफ माइकोलॉजी के साथ साथ आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, ये पहले पर्सन है जिन्होंने फंगल यानी कि कवक के जो बीजाणु हैं, कवक के बीजाणु यानी कि स्पोर, जिससे ये रोग फैलाती है, स्पोरों का यानी बीजाणुओं का अध्ययन किया है। बीजाणुओं का अध्ययन किया है। स्पोर बनाते हैं, उनका किस किस टाइप का स्पोर बनता है, और स्पोर जो बनते हैं तो प्लांट में जाकर कैसे जर्मिनेट होते हैं, यानी कि जर्मिनेशन का भी स्टडी किन्होंने की है? माइकेली ने। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक है नोवा प्लांटेरम जेनेरा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इस बुक के बारे में, नोवा प्लांटेरम जेनेरा के बारे में, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट है टिलेट, जिनको आप जानते हैं बंट के नाम से, यानी कि बंट के नाम से मतलब बंट डिजीज है उसके नाम से जानते हैं। ये बंट डिजीज होती है गेहूं में, ठीक है। तो इन्होंने 1755 ईस्वी में एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया है, इसमें इन्होंने बताया है वीट की एक रोग है जिसको बोलते हैं बंट, उसको बोलते हैं स्टिकिंग स्मट। अगर कहीं स्टिंकिंग स्मट आ जाए तो इसका मतलब बंट की बात चल रही है। स्मट जैसा चिपकने वाला पदार्थ जो होता है इसलिए इसको स्मट बोल दिया है। तो इसको स्टिकिंग स्मट और बंट भी कहा जाता है। बंट अलग अलग के होते हैं, हिल बंट, करनाल बंट, बंट के बहुत टाइप आ गए हैं। लेकिन शुरुआती दौर में 1755 ईस्वी में बंट पर रिसर्च पेपर पब्लिश करने वाले टिलेटी थे। इन्होंने ये प्रूव किया कि जो गेहूं के दाने होते हैं वो एक काले रंग के पाउडर से घिरे होते हैं, ठीक है। काले रंग के पाउडर से घिरे होते हैं जो इनकी सरफेस पे होता है। जैसे एक गेहूं का सीड है, इसकी सरफेस पे ब्लैक पाउडर है, ठीक है। अगर इन काले रंग के गेहूं, काले रंग के पाउडर वाले गेहूं, इन्होंने काला रंग के पाउडर ही बोला, इनको पता नहीं ये क्या चीज़ है, लेकिन इन्होंने बोला कि जो गेहूं काले रंग के पाउडर से कंटामिनेटेड है, जिनमें काले रंग का पाउडर है उनकी सरफेस पर, वो ज़्यादा रोग फैलाते हैं। किससे? जो कि क्लीन सीड है, साफ सुथरे गेहूं के दाने हैं, इनको अगर बुआई करोगे तो इनमें रोग नहीं होगा। लेकिन अगर काले रंग का पाउडर आ गया इन पर तो इससे रोग होगा। ये इन्होंने बताया। और इन्होंने बताया, इनको पता नहीं है कुछ भी, लेकिन इन्होंने बताया कि अगर इसको ट्रीटमेंट कर दोगे किससे? नमक से और चूने से इन गेहूं को, तो ये वाली जो रोग फैलने की क्रियाविधि है ये रुक जाएगी, इन्होंने बताया। लेकिन ये नहीं बता पाए कि ये क्या है, काले रंग का पाउडर और बंट नाम इन्होंने यहाँ तक
प्रपोज किया, लेकिन इसके बाद नहीं बता पाए। फिर एक साइंटिस्ट आया प्रिवोस्ट, उन्होंने प्रूव किया कि जो डिजीज, एक लाइन ये याद करनी है, उन्होंने प्रूव किया कि जो डिजीजेज होती है प्लांट में वो किससे होती है, सूक्ष्म जीवों से होती है। ये लाइन आपको कंठस्थ कर लेनी है। और प्रिवोस्ट ने भी बंट पे काम किया और उन्होंने बताया जो गेहूं में जो काले रंग के पाउडर की आप बात कर रहे हैं, बंट जिससे होता है, वो काले रंग का पाउडर क्या है, फंगस है, जिसका नाम है टिलेटिया केरीज। टिलेटिया केरिस से ही क्या होता है, बंट होता है। और फिर इन्होंने बंट की पूरी लाइफ साइकिल डिस्कवर कर दी और साथ में भी बताया कि कॉपर सल्फेट का यूज कर कर इनके स्पोर को, यानी कि फंगस की ग्रोथ को रोका जा सकता है और बंट का कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसी के साथ चौथे वैज्ञानिक की ओर बढ़ते हैं। उन्होंने बताया, उनका नाम था हेनरिक पर्सन, और उन्होंने बताया कि जो रस्ट होती है, रस्ट पैथोजन गेहूं में, उसका नाम है पक्सीनिया ग्रेमिनिस। तो इन्होंने नाम दिया, किसका नाम दिया, गेहूं की रस्ट फैलाने वाली फंगस को इन्होंने बोला पक्सीनिया ग्रेमिनिस। ठीक है, ये इन्होंने किसने बोला, हेनरिक पर्सन ने बोला। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। तो गेहूं की जो आप पढ़ते आ रहे हो शुरुआत से कि रस्ट फैलती है, पक्सीनिया ब्लैक रस्ट, ऑरेंज रस्ट, स्ट्राइप रस्ट, तो वो नाम जो पक्सीनिया के बारे में आप जानते हो, वो नाम दिया था किसने, हेनरिक पर्सन ने। पांचवें वैज्ञानिक ईएम फ्रीज, ये वही वैज्ञानिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और 20 वैज्ञानिक जो है वो हम पढ़ेंगे और सब इंपॉर्टेंट है, आपको सब याद करने। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 2-3 बार लेक्चर देखो, आपको सब याद हो जाएगा। ईएम फ्रीज, देखो जो हेनरिक पर्सन की बात कर रहे थे, उन्होंने ईएम फ्रीज के साथ मिलकर, यानी पर्सन और फ्रीज के साथ मिलकर पहली बार फंगल्स के लिए, यानी फंगस के लिए कौन सा सिस्टम दिया, फंगस का नामकरण का सिस्टम दिया। वो भी किस पद्धति से, द्विनाम पद्धति से, द्विनाम पद्धति। हालांकि आपको पता है द्विनाम पद्धति किसने दी थी, कैरोलस लीनियस, जिनका खुद का नाम था कार्ल वान लीने। 3 शब्दों का, तो उन्होंने पहले बोला कि पहले मैं अपना ही नाम द्विनाम पद्धति से करूंगा, तो उन्होंने अपना नाम कार्ल वान लीने से बदलकर कैरोलस लीनियस कर दिया। वैसे ही उन्होंने जैसे सब जीवों के लिए नामकरण की पद्धति दी थी, जिसको बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर बोलते हैं, तो वही लागू करी किन्होंने, एंड्रिक्स पर्सन और फ्रीज नामक दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया है, किसके लिए, फंगल ऑर्गेनिज्म के लिए। तो फंगस का बाइनोमियल सिस्टम किसने दिया है, पियर्सन और फ्रीज ने। यहाँ तक समझ में आ गया। छठा वैज्ञानिक, सबसे इंपॉर्टेंट वैज्ञानिक, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि इसको कंठस्थ कर लेना। ठीक है, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फादर और फाउंडर है मॉडर्न माइकोलॉजी के। माइकोलॉजी के कौन है, माइकोलॉजी का फर्स्ट वैज्ञानिक जो हमने पढ़ा है पीएम माइचेली, वो क्या है, माइकोलॉजी के फादर। लेकिन मॉडर्न माइकोलॉजी की बात करें, आधुनिक कवक विज्ञान, क्योंकि 70% बीमारियां कवक से होती प्लांट में। ठीक है, तो मॉडर्न माइकोलॉजी माइचेली ने, सॉरी माइकोलॉजी के फादर कौन है, माइचेली, लेकिन मॉडर्न माइकोलॉजी के फादर है एंटोन डी बेरी। इनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी भी कहा जाता है। आधुनिक प्रायोगिक पादप रोग विज्ञान के जनक, मतलब ये ज़्यादा एक्सपेरिमेंट पे ज़्यादा बिलीव करते थे, ज़्यादातर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके ही रिसर्च किए, तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न एक्सपेरिमेंटल प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है। 2 बातें आपको याद हो गई। इसके अलावा जो महामारी फैली थी, किससे, आलू की पचेती अंगमारी के कारण महामारी फैली थी, महामारी। ठीक है, आलू की पचेती अंगमारी, ठीक है, इसको बोलते हैं महामारी। एक महामारी का रूप ले लिया था इन्होंने आयरिश में। आयरिश मतलब आज का आयरलैंड, 1845 में आयरिश फेमाइन इसी के कारण आया था, आपको इतना तो पता होगा। तो इन्होंने जो जिस, अब हमें तो पता है कि वो किससे फैली थी, लेकिन जो सबसे पहले नाम दिया है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ये नाम किन्होंने दिया है, ये नाम दिया है एंटोन डी बेरी ने। क्यों दिया है, क्योंकि 1845 के बाद जब 1863 में इन्होंने रिसर्च की, किस पर, उस महामारी पर, लेट ब्लाइट वाली महामारी पर रिसर्च की, तो उसका नाम करण कब हुआ, 1863 में, कि इसके कोजल ऑर्गेनिज्म यानी सीओ का नाम, यानी फैलाने वाले का नाम क्या था, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। आपको इतना याद रखना है कि फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस नाम एंटोन डी बेरी का दिया हुआ है। इन्होंने
चौथा काम किया है हेटेरोसिस नेचर ऑफ रस्ट फंजाई 1865 में। इन्होंने बताया कि जो रस्ट फंगस है उसका नेचर कैसा है, हेटेरोसियस नहीं, हेटेरोसियस। देखो हेटेरोसियस क्या होती है, हेटेरो मतलब डिफर यानी अलग अलग, यानी दो दो प्लांट। जैसे मान लो ये एक प्लांट है ए और एक प्लांट है बी, ठीक है। तो कोई फंगस आधा जीवन काल इस पर पूरा करती है और आधा जीवन काल इस पर पूरा करती है, मतलब इसकी लाइफ साइकिल इस फंगस की दो के बिना नहीं पूरी हो सकती, दो या दो से अधिक चाहिए इनको होस्ट। जब दो या दो से अधिक होस्ट चाहिए लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए, तो ऐसी फंगस को बोलते हैं हेटेरोसियस रस्ट फंजाई या हेटेरोसियस फंजाई। ओटोसियस एक और होती है, मतलब जो एक ही होस्ट पर अपना जीवन काल व्यतीत कर ले पूरा, उसको बोलते हैं ओटोसियस। और जिनको दो या दो से अधिक पादपों की होस्ट की आवश्यकता पड़ती है उनको बोलते हैं हेटेरोसियस। तो रस्ट फंजाई जो होती है, रस्ट फैलाने वाली फंजाई जैसे फक्सिनिया वगैरह, इनकी नेचर कैसी है, हेटेरोसियस। तो ये किसने बताया, एंटोन डीबेरी ने। ये आपको पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और इन्होंने जो डाउनी मिल्ड्यू, पांचवा काम इनका बताता हूँ, डाउनी मिल्ड्यू जो पैदा करता है, जो पेरेनेस्पोरेल्स जो जेनेरा है वो पैदा करता है, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में भी इन्होंने बताया था। इसके अलावा इनके कुछ स्टूडेंट हुए हैं बहुत फेमस, इनके स्टूडेंट, क्योंकि प्रोफेसर थे तो इनके स्टूडेंट हुए हैं, उनका भी काम आपको याद रखना है। कि जैसे इनका पहला स्टूडेंट एम वार्ड, और वार्ड के नाम से आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि एम वार्ड ने क्या किया था, जो कि इनका स्टूडेंट है, इन्होंने कॉफ़ी रस्ट और उसकी महामारी जो श्रीलंका में आई थी, कॉफी रस्ट और उसकी महामारी, उस पर अध्ययन किया था। हेमेलिया वेस्ट्रिक्सेंस से ये आई थी, ठीक है। तो स्टडी ऑफ कॉफी रस्ट एंड इट्स एपिडेमिक्स किसने, एम वार्ड। तो ये वार्ड आपको याद रखना है, कॉफी रस्ट से संबंधित साइंटिस्ट है। दूसरा है एम एस ओरोनिन। इन्होंने क्या किया कि क्लब रोट डिजीज फैलाने वाली फंजाई जो कि ब्रेसिकेसी कुल में होती है, गोभी वगैरह में होती है, क्लब रोट डिजीज, उसकी फंजाई है प्लाज्मोडियोफोरा ब्रेसिका। आपको साथ साथ ये सीओ कोजल ऑर्गेनिज्म भी याद हो जाएंगे, ठीक है। क्लब रूट फंजाई जो होती है वो क्या करती है, ऐसे रूट में क्लब यानी बड़े बड़े गांठे बना लेती है, इसको क्लब बोलते हैं ब्रेसिका कुल में, तो इसको बोलते हैं क्लब रूट। इसकी स्टडी किसने की थी, एम एस ओरोनिन ने। तीसरा इनका स्टूडेंट फर्लो, इन्होंने क्या किया, फंजाई एंड बिब्लियोग्राफी, एक मैनुअल छापा, इन्होंने एक बुक छापी फंजाई एंड बिब्लियोग्राफी। और इन्होंने पहली बार हर्बेरियम बनाया। हर्बेरियम आप जानते हो, हर्बेरियम फाइल क्या होती है, जिसमें हम बनाते थे कॉलेज में वगैरह में, तो ऐसे वीड लगा दी, यहाँ पर चिपका दी, नाम पता सब लिख दिया, कलेक्शन की डेट वगैरह, इसके अब कागज़ पे चिपका दी, सफ़ेद कागज़ A4 साइज, इसको थैली में बंद कर दिया, ऐसे जमा कर देता है ताकि कोई भी लोग आके देखे और पता करे कि अच्छा इसके गुण ऐसे ऐसे हैं। तो ये हर्बेरियम होती है। लेकिन हर्बेरियम किसकी बनाई फर्लो ने, क्रिप्टोगेमिक। क्रिप्टोगेमिक का मतलब होता है ऐसे पादप जो पुष्प नहीं बनाते, पत्तियां नहीं बनाते, पुष्प पत्तियों वाली नहीं, जैसे कि फंजाई, जैसे कि सेवाल, एक्टिनोमाइसिटीज, इनकी क्रिप्टोगेमिक जिनको बोलते हैं, जिनमें फूल पुष्प पत्तियां नहीं होती हो, जैसे फंजाई सेवाल, जो ये ज़्यादातर पैथोजन होते हैं, इनकी क्या बनाए हर्बेरियम, इसलिए इनको बोलते हैं क्रिप्टोगेमिक हर्बेरियम बनाने वाले। तो इसका नाम ही दे दिया है फर्लो क्रिप्टोगेमिक हर्बेरियम। समझ में आ गया। चौथा इनका स्टूडेंट था मिलार्डेट, PMA मिलार्डेट इनको बोलते थे। ये बोर्डेक्स यूनिवर्सिटी में काम करते थे फ्रांस की में। तो वहाँ पर एक अंगूर का पेड़ था, उस पर कुछ डिजीज थी, इनको पता भी नहीं था। इन्होंने चूने का घोल जो कि कॉपर सल्फेट प्लस लाइम जिसकी बात करते हो प्लस वाटर, इसको बोलते हैं बोरोडेक्स मिक्सचर, ये इन्होंने फेंका किस पर, ग्रेप वाइन पर। तो उसका जो डिजीज लगी थी डाउनी मिल्ड्यू वो ठीक हो गई। तो याद रखना किसकी डिजीज को ठीक करते हुए, कौन सी डिजीज को ठीक करते हुए बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज हुई है, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, ठीक है। अंगूर का मृदु रोमिल आसिता का कंट्रोल किया किसने, बोर्डेक्स मिक्सचर ने। और इन्होंने पता किया कि बोर्डेक्स मिक्सचर जो कि CSO4 लाइम प्लस वाटर से बना होता है, वो डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद ये बहुत फेमस हो गए मिलार्डेट। तो बोर्डेक्स इनकी यूनिवर्सिटी थी, इसके नाम पर बोर्डेक्स मिक्सचर दिया। और PMA मिलार्डेट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सीधी बात नो बकवास में, कि बोर्डेक्स मिक्सचर की खोज किस बीमारी का इलाज करते हुए हुई, तो डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप, ये याद रखना है, ठीक है। ये होता है पेरोनोस्पोरा विटिकोला से। सातवां वैज्ञानिक ऑस्कर ब्रीफिल्ड, इनका छोटा सा काम है और एंटोन डीबेरी के कलीग थे, साथी थे। इन्होंने क्या दी, प्योर कल्चर टेक्निक्स, जो आपको पता है, संवर्धन माध्यम अलग अलग प्रकार के बनाए और कैसे पैथोजन को ग्रो करके कल्चर किया जा सकता है। तो प्योर कल्चर टेक्निक के फाउंडर है ऑस्कर ब्रीफिल्ड।
8वां वैज्ञानिक है स्टॉकमैन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये नया साइंटिस्ट है, आपने पढ़ा होगा जब भी, कोई बात नहीं, लेकिन याद रख लेना मेरी मानो तो, क्योंकि अच्छा है। देखो, स्टडीज द वेरिएबिलिटी ऑफ रस्ट फंगस। देखो, रस्ट फंगस की वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी का मतलब ये होता है कि उनमें बदलाव या चेंजेस या डिफ्रेंशिएशन अलग अलग। जैसे मान लो आपने पढ़ा होगा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम साइसेरी, अब बताओ ये किस में फैलाती है? चने में विल्ट फैलाती है। इसके अलावा फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम मान लो पिस्सी, ये मान लो, तो ये किस में फैलाएगी? गुआवा में विल्ट। मान लो फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम मोलिनीफॉर्मिस, ये मैंगो में। तो देखो, फिजेरियम ऑक्सीस्पोरम एक ही है, ये तो सभी कॉमन है, तो मतलब फंगस कॉमन है, लेकिन इनमें क्या आ गई है, इनमें विशेष प्रकार की एबिलिटी आ गई कि ये चने में ही फैलाएगी, इसमें नहीं। ये विशेष क्या हो गई? स्पेशल हो गई है। तो इनकी रेस बन गई, तो एक रेस या बायोटाइप तो ये हो गई फ्यूजेरियम की, एक रेस या बायोटाइप ये हो गई, एक रेस या बायोटाइप ये हो गई, ठीक है। और जैसे जैसे ये इवोल्व हुई है, जैसे जैसे ये इवोल्व हुई है, यानी उद्विकास हुआ है, वैसे वैसे होस्ट में भी रेजिस्टेंट का क्या हुआ है? इवोल्व। जैसे आप मान लो कोई जा रहा है गली में से, आप उसको रोजाना एक थप्पड़ मारते हो, ठीक है, फिर दूसरे दिन गया, फिर आप उसको थप्पड़ मार देते हो, फिर तीसरे दिन गया, आप उसको थप्पड़ मार देते हो, अगले दिन से वो क्या करेगा? हेलमेट पहन के जाएगा। तो आपने क्या किया? अब थप्पड़ हाथ से नहीं मारी, लकड़ी से मारने लग गए। तो उसने हेलमेट पहना, होस्ट ने बचने के लिए, तो आपने क्या? हाथ को हटाकर लकड़ी इस्तेमाल कर ली। तो आप पैथोजन हो, आप मार रहे हो, आप मारने वाले हो, आप पैथोजन हो, तो लकड़ी मारने लग गए, उसका हेलमेट गिर गया। अब 2-3 दिन तक हेलमेट में मार गई, फिर अगली बार से वो पूरा कवच पहन के आया, टाइट पूरा लोहे का एकदम। अब आपकी लकड़ी कोई काम की नहीं है। तो आपकी वजह से उसका इवोल्यूशन, उसकी वजह से आपका इवोल्यूशन। अगली बार आपने सरिया लेने लग गए, बोला आप सरिया से मारूंगा, तो आपका इवोल्यूशन। तो ऐसे चलता रहता है होस्ट और पैथोजन की रिलेशनशिप में इवोल्यूशन। तो जैसे जैसे उसकी वेराइटल चेंज हो रहा है, आप भी अपनी होस्ट की कैपेबिलिटी चेंज कर रहे हो। इसको बोलते हैं रेस का इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये बताया, इन्होंने बताया स्टॉकमैन ने, ये एग्जाम्पल इसलिए दिया, आप स्टॉकमैन से आप याद रखो कि इन्होंने रस्ट फंगस की वेरिएबिलिटी को चेक किया है। ही कंक्लूडेड दैट कंटिन्यूस इवोल्यूशन, जैसे लगातार विकास हो रहा है रेस का और बायोटाइप का, अलग अलग ये बायोटाइप और रेस ही है इनका रस्ट फंगस में, तो इनकी पैथोजेनिक कैपेसिटी चेंज होती जा रही है। इसी के साथ साथ रेजिस्टेंट की कैपेबिलिटी भी होस्ट की चेंज होती जा रही है, इतना याद रखना, ठीक है। यहाँ तक एग्जाम्पल से आप सही समझते हो, भूलोगे भी नहीं कभी भी। नवा वैज्ञानिक टीजी बरिल आपको अच्छी तरह याद है, इन्होंने फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल के बारे में बताया था। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल क्या है? फर्स्ट प्लांट डिजीज है जो किससे होती है? बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाली पहली डिजीज प्लांट में कौन सी है? फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल। कौन सा बैक्टीरिया? इर्विनिया एमाइलोरा। और किस पे खोज हुई? एप्पल पर और पियर यानी नाशपाती पर खोज हुई है। 10वां वैज्ञानिक EF स्मिथ, इन्होंने कुकुरबिट के विल्ट पर और क्राउन गाल डिजीज, किसकी? कुकुरबिट की, कुकुरबिट के विल्ट पर और क्राउन गाल डिजीज पर इन्होंने काम किया है। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी, मतलब पादप जीवाणु विज्ञान के जनक, मतलब पादप जीवाणु विज्ञान के जनक ये हुए, फादर ऑफ फाइटोबैक्टीरियोलॉजी। इन्होंने बताया, प्रदर्शित किया कि आप बडिंग करते हो और ग्राफ्टिंग करते हो, ठीक है, उस टाइम से क्या होता है, जिस पेड़ में वायरस लगा होता है, तो बडिंग और ग्राफ्टिंग की वजह से वो वायरस दूसरे पौधों में भी जा सकता है। तो प्लांट वायरस का ट्रांसमिशन के बारे में सबसे पहले EF स्मिथ ने बताया था। इन्होंने कोच पोस्टुलेट तो थे, रॉबर्ट कोच ने दिए थे, उनमें 3-4 थे, तो इन्होंने चौथा या पांचवा, चौथा मान लो, चौथा वाला स्टेटमेंट EF स्मिथ ने दिया था। 3 स्टेटमेंट तो रॉबर्ट कोच ने दिए थे, चौथा स्टेटमेंट ने कोच पोस्टुलेट को पूरा किसने किया था? EF स्मिथ ने किया था। और इन्होंने प्लांट वायरस का ट्रांसमिशन किसके द्वारा? बडिंग और ग्राफ्टिंग के द्वारा बताया है। यहाँ तक समझ में आ गया। 11वां वैज्ञानिक जापानी साइंटिस्ट डोई एंड इशी, ठीक है, इन्होंने बताया कि माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, मतलब आप शॉर्ट में माइकोप्लाज्मा याद रखो, MLO, ये क्या होते हैं? रेस्पॉन्सिबल होते हैं येलो टाइप्स डिजीज में, मतलब जो पीलापन आता है पौधों में, पूरे पौधे में, पत्तियों में येलो टाइप्स डिजीज हो जाती है, वो MLO इसके रेस्पॉन्सिबल होते हैं। और इन्होंने डोई नामक साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट थे, डोई और इशी, ठीक है। डोई ने बताया है कि जो MLO होते हैं वो प्लांट में कहाँ रहते हैं? फ्लोएम में रहते हैं। तो इन्होंने इसकी प्रेजेंस बताई, फ्लोएम में रहते हैं लगातार। और
ये इन्होंने बताया फ्लोएम में रहते हैं, चलो मान लिया। इसी ने बताया कि फ्लोएम में अगर मान लो टेट्रासाइक्लिन डाल दें, एंटीबायोटिक्स है, बॉडी नहीं, एंटीबायोटिक्स टेट्रासाइक्लिन एंटीबॉडी डाल दो, एंटीबायोटिक्स डाल दो, तो ये फ्लोएम में नहीं पाए जाते, मतलब मर जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा जो होता है, माइकोप्लाज्मा को ट्रीट किससे किया जाता है? टेट्रासाइक्लिन से। ये आपने सुना होगा बहुत बार। तो इसको क्या पेनिसिलिन से ट्रीट नहीं कर सकते? क्या क्लोराम्पिंकोल से ट्रीट नहीं कर सकते? क्या नियामाइसिन से ट्रीट नहीं करते? कोई सी भी एंटीबायोटिक्स पे काम नहीं करेगी, क्योंकि ये सभी एंटीबायोटिक किस पे काम करती है? सेल वाल पर। और माइकोप्लाज्मा में क्या होती है? सेल वाल एब्सेंट होती है, डाइट क्या होती है? ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन। तो कोई क्वेश्चन पूछ ले कि माइकोप्लाज्मा का ट्रीटमेंट किससे होता है? टेट्रासाइक्लिन से। और कोई कारण पूछ ले कि इनमें पेनिसिलिन क्यों नहीं इफेक्ट कर सकती, तो बोला इनमें सेल वाल नहीं है। और ये पेनिसिलिन किस पे काम करती है? सेल वाल पर काम करती है, बैक्टीरिया पे काम कर जाती है। क्यों? क्योंकि बैक्टीरिया के पास सेल वाल है। माइकोप्लाज्मा पे काम नहीं करती, क्योंकि माइकोप्लाज्मा के पास सेल वाल नहीं है। नेक्स्ट साइंटिफिक बेजरिंग या बेरिंग जिसको बोलते हैं, ये फादर ऑफ वायरोलॉजी है। मैंने आपको वायरस की क्लास लेते वक्त पढ़ा दिया था, वायरस की हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, आप पूरा वहाँ जाके देख सकते हो। इन्होंने प्रूव किया कि वायरस जो होता है टोबैको मोजेक रोग फैलाता है। ठीक है, टोबैको मोजेक रोग में देखा गया है वो वायरस से होता है। और ये क्या नहीं है? ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अर्थात ये लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, यानी जीवित सूक्ष्म जीव नहीं है। इन्होंने ये मानते थे कि जो रोग फैल रहा है, टोबैको मोजेक जो रोग फैल रहा है, वो क्या फैल रहा है? तंबाकू की पत्तियों में मोजेक हुआ, तो इसके रस को निचोड़ के आप दूसरे में डाल दोगे हेल्दी लीप में, तो उसमें भी क्या हो जाएगा? मोजेक हो जाएगा। तो जो इसका रस होता है, इसका जो सेप होता है, रस होता है, ये क्या होता है? कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। ये मैंने बोला था जिस दिन टर्मिनोलॉजी याद करने को, कि याद करना है कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। कंटेजियम मतलब संक्रामक, वायु मतलब जीवित, रस है, ये कंटेजियम वायरस जीवित रस है, वायरस इसमें हो सकता है। लेकिन अगला वैज्ञानिक जो स्टेनले आया, उन्होंने 1935 में यह प्रूव कर दिया कि वायरस को क्या बनाया जाता है? क्रिस्टल बनाया जा सकता है, मतलब शक्कर के दानों जैसा वायरस को बनाया जा सकता है, क्रिस्टलाइजेशन किया जा सकता है। तो वायरस का क्रिस्टलाइजेशन स्टेन ने किया, इसलिए इसको नोबेल प्राइज भी दिया गया 1935 में। बहुत इंपॉर्टेंट खोज थी ये, कि वायरस को हम जीवित जीवों को क्रिस्टल नहीं बना सकते। जैसे मान लो कोई भी, मान लो जीवित जीव ले लो, आपने पूरे मच्छर चींटे ऐसे पकड़ लिए, जीवित है, अब इसको आपने केमिकल डाल के क्या बना दिया? शक्कर के दाने जैसे बना दिया। आप जेब में लेके चले गए और कहीं भी आप जाओ वहाँ पे इसको छोड़ दो तो वापस मच्छर बन जाएंगे क्रिस्टल से। तो ये जीवित जीवों में ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है। इन्होंने क्या किया कि जो तंबाकू के मोजेक की पत्तियां, तंबाकू मोजेक जिनमें हो रहा था, उसका क्या निकाला? रस निकाला निचोड़कर, और उसमें मिला दिया अमोनियम सल्फेट, और उसमें मिला दिया अमोनियम सल्फेट को मिला दिया, और उन्होंने क्या किया? क्रिस्टल प्राप्त कर लिए। अमोनियम सल्फेट मिला के छोटे छोटे क्रिस्टल बना लिए उसके प्रोटीन के। और जब इस प्रोटीन को, एक क्रिस्टल यानी शक्कर जैसे दानों को, वापस किस पर रिप्लेस किया? नई वाली पत्तियों पर, तो वहां पर भी ये क्या वापस जर्मिनेट होकर क्या बना ली? डिजीज पैदा कर दी। इसका मतलब वापस क्रिस्टल भी बन सकते हैं निर्जीव जैसे, और वापस अगर प्लांट में चले जाए तो वापस जीवित भी हो सकते हैं। तो इन्होंने फाइनली ये प्रूव किया कि वायरस तो क्या है? नॉट लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बिकॉज नॉन लिविंग फॉर्म कभी भी क्या नहीं कर सकती? केमिकल से ट्रीटमेंट करके क्रिस्टलाइज नहीं हो सकती। ठीक है, और ये क्या हुआ? ये तो हो भी सकती है और वापस जिंदा भी हो सकती है, इसलिए ये जीवित और अजीवित के बीच की क्या है? योजक कड़ी कहलाती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो, स्टेनले ने क्या किया? क्रिस्टलाइजेशन। अब आएगा बाउडेन और पीरी। मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइजेशन कर लिया स्टेनले ने, उसके बाद नेचर को किसने बताया? वायरस की नेचर को बाउडेन और पीरे ने। उन्होंने बताया कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन से बना होता है, इसलिए वायरस को शॉर्ट में न्यूक्लियो प्रोटीन भी कहा जाता है। वायरस को शॉर्ट में ऐसा होता है, ये ऊपर तो प्रोटीन का कोट, और अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, और ये क्या होता है? प्रोटीन का कोट, जिसको कैप्सोमियर भी कहते हैं। इसी को बोलते हैं वायरस, बस इतना सा होता है। ये बाउडेन और पीरेनिस की केमिकल नेचर बताई। डाइनर और रेमर, दो साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट, इन्होंने देखा कि एक ऐसा जीव है जो पोटैटो में स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज पीएसटीडी पैदा कर रहा है। और वो कैसा है? वो वायरस तो ऐसा होता है, ऐसा जिसमें प्रोटीन भी हो और न्यूक्लिक एसिड भी हो, लेकिन पीएसटीडी पैदा करने वाला वायरस नहीं है।
क्या है, नंगा वायरस है। नंगा वायरस, नंगा वायरस क्यों, नेकेड वायरस और छोटा वायरस। नंगा वायरस मान लो इसके ऊपर से खोल हटा दो, ये पूरा खोल हटा दो तो क्या हो जाएगा, बस इतना सा बचेगा, ये लो। तो ये तो केवल न्यूक्लिक एसिड है, और वो भी कौन सा वाला, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। तो इस वाले कण को बोला गया वायरोइड। तो वायरोइड की खोज किसने की, टियोडाइनर ने की। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है, वायरोइड को स्मॉल नेकेड एसएसआरएनए। ठीक है, मतलब नंगा वायरस बोल सकते हैं इसको, नेकेड वायरस बोल सकते हैं। इसका जो केवल इसमें कोई कुछ नहीं होता, केप वगैरह कुछ नहीं, प्रोटीन वगैरह कुछ नहीं, केवल न्यूक्लिक एसिड होता है, वो भी कौन सा, एसएसआरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड, एक कड़ी वाला आरएनए, वो भी लो मोलिकुलर वेट वाला। तो वायरोइड क्या होते हैं, नंगे वायरस होते हैं, मतलब वायरस के ऊपर से प्रोटीन का कोट हटा दो, केवल न्यूक्लिक एसिड बचेगा। न्यूक्लिक एसिड में भी कौन सा वाला, एसएसआरएनए वाला, उसको ही क्या बोलेंगे, वायरोइड। यहाँ तक समझ में आ गई। 16वां वैज्ञानिक बीबी मुंडकर, बहुत शानदार, आपको याद करना ही पड़ेगा। इन्होंने कॉटन विल्ट के कंट्रोल पर काम किया था, कॉटन विल्ट के कंट्रोल पर काम किया था। इसके अलावा इन्होंने पहचान किए और वर्गीकरण किया है बहुत सारी इंडियन फंजाई जो कि स्मट फैलाती थी। स्मट फंजाई, इंडियन स्मट फंजाई का कलेक्शन किया, आइडेंटिफिकेशन किया, क्लासिफिकेशन किया बहुत बड़े नंबर में बीबी मुंडकर ने। और इन्होंने दो चीज़ें जो आपको याद रखने की जरूरत है, इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना 1948 में की, और इसके अलावा यहाँ से एक जनरल पब्लिश की, उसको बोलते हैं जनरल इंडियन फाइटोपैथोलॉजिकल, इंडियन जनरल है फाइटोपैथोलॉजिकल, अभी भी आती है आईसीआर से, याद रखना। ये इसकी पब्लिश की हुई होती है फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी की, इसमें रिसर्च पेपर भी छपते हैं। फाइटोपैथोलॉजिकल जनरल, इंडियन जनरल का पब्लिश किया फाइटोपैथोलॉजिकल, किसने, बीबी मुंडकर ने। इनकी बुक है एक जो बहुत फेमस है, आप कंफ्यूज हो जाओगे इसलिए मैं लिखा देता हूँ, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज, याद रखना, FPD, फंजाई एंड प्लांट डिजीज। ऐसे एक EJ बटलर की बुक है, वह है फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट, उल्टा है। तो P जिसमें आ जाए वो मुंडकर की, और D जिसमें आ जाए वो EJ बटलर की, याद रखना, फंजाई एंड प्लांट डिजीजेज, फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट, बस उल्टा सीधा है। तो ये तो फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट तो क्या है, EJ बटलर ने क्या कर दी, FD कर दी, ऐसे याद रखना, EJ बटलर ने क्या कर दी, FD कर दी। आप समझ जाओगे फंजाई एंड डिजीजेज इन प्लांट, प्लांट तो लगाना ही है, और ये फंजाई इन प्लांट डिजीजेज, तो FD किसने की है, बटलर ने की है। मुंडकर ने क्या किया, FP, याद रखना। इसके अलावा JF दस्तूर, ये भी इंडियन साइंटिस्ट है, बहुत प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट है JF दस्तूर। इन्होंने प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैं, पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट, क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखना, मुझे पता नहीं कहाँ पूछा गया लेकिन पूछा गया है। पहले प्लांट पैथोलॉजिस्ट है जिनको क्रेडिट जाता है किस बात का, कि इन्होंने पूरी फंजाई जो इंडिया में थी, इस फंजाई का डिटेल स्टडी की है, और प्लांट डिजीज का, मानी पादप रोगों का, और फंजाई की डिटेल स्टडी, मतलब सभी प्रकार की फंजाई, नो रस्ट, नो फंगस, नो रस्ट, नो स्मट, कुछ नहीं, सभी प्रकार की फंजाई की डिटेल स्टडी और प्लांट डिजीज की डिटेल स्टडी किसने की है, JF दस्तूर ने, इंडिया के साइंटिस्ट है। इन्होंने फाइटोप्थोरा के कैरेक्टर और फाइटोप्थोरा डिजीज जो कि पोटैटो में होती है, लेट ब्लाइट, और केस्टर, पोटैटो में और केस्टर में होती है फाइटोप्थोरा डिजीज, इन दोनों को भी इनके कैरेक्टर को देखा है। बस इतना सा याद रख लो आप, तो ये याद रखना पहले तो कि सबसे ज़्यादा क्रेडिट किसको जाता है, डिटेल स्टडी का, फंजाई और प्लांट डिजीज का, JF दस्तूर को। इन्होंने फाइटोप्थोरा पैरासिटिका स्टेबलाइज्ड की है, कि केस्टर में जो रोग होता है, केस्टर में जो रोग होता है वो किससे होता है, फाइटोप्थोरा पैरासिटिका नामक कवक से होता है। ठीक। 18वां वैज्ञानिक केसी मेहता, आप जानते हो करमचंद मेहता को, तो कि इन्होंने अनाज में होने वाली रस्ट की जो साइकिल है, लाइफ साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट इन इंडिया, मुझे जबान याद होना चाहिए, लाइफ साइकिल ऑफ सीरियल रस्ट ऑफ इंडिया, पक्सीनिया ग्रेमिनिस की पूरी इन्होंने दी है, कि यूरेडियोस्पोर, ठीक है, टिलियोटियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, पिकनियोस्पोर, एसियोस्पोर, ये 5 प्रकार के स्पोर पक्सीनिया में बताया, पूरी लाइफ साइकिल की, आधे बारबरी प्लांट पर और आधे किस पर, गेहूं के प्लांट पर डिजीज कोज करते हैं। ये पूरी लाइफ साइकिल के बारे में रस्ट फंजाई की सीरियल रस्ट इंडिया में किसने की, केसी मेहता ने। 19वां और सेकंड लास्ट साइंटिस्ट अपने पास है TS सदाशिवन, जो साउथ के साइंटिस्ट हैं, इंडिया के ही हैं, TS सदाशिवन। अब इनके बारे में बता दूं, दो चीज़ें याद रखनी है, होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप, होस्ट तो पादप हो जाएगा, फसल हो जाएगी, पैरासाइट पैथोजन हो जाएगा, इनकी रिलेशनशिप
का केमिकल नेचर इन्होंने देखा है, यानी बायोकेमिस्ट्री कि इस पर ये अटैक करेगा, इस पर ये अटैक करेगा, तो कौन कौन से चेंजेस होंगे पूरी बायोकेमिस्ट्री में उनके अंतर्गत जहाँ पर अटैक होगा वहाँ। तो इन्होंने स्टडी की है किस पर, बायोकेमिस्ट्री होस्ट प्लांट, कहाँ पे, मद्रास यूनिवर्सिटी में। होस्ट पैरासाइट रिलेशनशिप यानी कि पोषी परजीवी रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने देखा है। और इन्होंने विवोटॉक्सिन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। विवोटॉक्सिन क्या होते हैं, जैसे मान लो ये पैथोजन है, ये अपने पास क्या है, पैथोजन, कोई भी रोग कारक, और ये प्लांट है। तो बताओ आप, ये अटैक करेगा तो इसके पास कुछ केमिकल होंगे ना जिससे अटैक करेगा। तो जो ये पैथोजन इस पर रोग फैलाने के लिए केमिकल छोड़ता है पैथोजन, वो होते हैं फाइटोटॉक्सिन, अर्थात पादप के लिए जहरीले पदार्थ। लेकिन मान लो ये तो अटैक कर दिया पैथोजन ने प्लांट पर, होस्ट पर, किसी पर, तो ये पैथो फाइटोटॉक्सिन छोड़ के अटैक करेगा, लेकिन इस अटैक से बचने के लिए प्लांट भी तो कुछ करेगा ना, प्लांट भी कुछ करेगा। तो जो प्लांट छोड़ता है उनको बोलते हैं वाइवोटॉक्सिन या विवोटॉक्सिन, याद रखना। प्लांट छोड़ता है, जिस पर अटैक होता है वो प्लांट क्या छोड़ता है, विवोटॉक्सिन, और पैथोजन क्या छोड़ता है अटैक करने के लिए, फाइटोटॉक्सिन। तो विवोटॉक्सिन का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। और इन्होंने विल्टिंग कैसे होती है कॉटन में, फ्यूजेरियम बेसिन इन्फेक्टम से होती है, फ्यूजेरियम बेसिन इन्फेक्टम से तो विल्ट होती है, उसकी मैकेनिज्म बताइए, यानी उनकी डिजीज साइकिल के बारे में इन्होंने बताया है। और इन्होंने ये डेमोस्ट्रेट किया है, ये निकाल के बताया है कि विल्ट जब फैलती है, फ्यूजेरियम बेसिन इन्फेक्टम जब अटैक करती है प्लांट के ऊपर, तो प्लांट जो फंगस जो अटैक करती है, तो फंगस से एक फाइटोटॉक्सिन निकलता है, उसको बोलते हैं फ्यूजेरिक एसिड। ये इन्होंने डेमोस्ट्रेट किया है। लास्ट एंड इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट ई जे बटलर को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी एंड फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। अगर माइकोलॉजी की बात करो तो पीएमआई चेली, फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी की बात करो तो ई.जे. बटलर, प्लांट पैथोलॉजी की बात करो तो एंटोन डी बेरी, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की बात करो तो ई.जे. बटलर, मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी की बात करो ई.जे. बटलर। इन्होंने 20 साल तक आईआरआई में काम किया है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, सबसे लंबे काम करने वाले साइंटिस्ट हैं इंडिया के। इसके अलावा इनकी बुक मैंने जो बताई थी, फंजाई एंड डिजीजेस इन प्लांट, यानी एफडी किसने करवा रखी है, बटलर ने, कंफ्यूज नहीं हो। और फंजाई इन इंडिया भी इनकी है, प्लांट पैथोलॉजी भी इनकी है। तो ये 3 बुक आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ ये 20 साइंटिस्ट कंप्लीट हुए जो कि प्लांट पैथोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान रखते हैं। आगे प्लांट पैथोलॉजी की क्लास, फिजियोलॉजी की क्लास, ब्रीडिंग की क्लास कंटिन्यू रहेगी। आप लोग देख तो रहे हो, लेकिन जो देख रहे हैं वो लाइक नहीं कर रहे, जो लाइक कर रहे हैं वो कमेंट नहीं कर रहे। तो आप 1 मिनट का समय चैनल को समर्पित करके और मेरी मेहनत को समर्पित करके आप उस पर कर देना करो और शेयर कर दिया करो, ठीक है। और देखा करो कि कंटेंट में दम किसके है, कंटेंट में दम किसके है। आपके पेपर में कंटेंट आएगा, हवाबाजी नहीं आएगी, ठीक है। तो जिसके कंटेंट में दम हो, यहाँ से पढ़ो या कहीं से पढ़ो, लेकिन कंटेंट देख लेना। आप 1 घंटे क्लास लेके आप उससे कुछ नया सीखे, कुछ नई सोच समझ आप में विकसित हुई, पेपर में आने वाले लायक है कि नहीं, या मेरे कॉन्सेप्ट बिल्ड हुए कि नहीं हुए। पढ़ और रट आप कहीं से भी लोगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और उसी के साथ शब्बा खैर, खुश रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो, हस्त व्यस्त मत रहो, ठीक है। धन्यवाद।